गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन दिया था, असाइनमेंट दिया था, बट मैं क्या कहूँ, एक्चुअली एग्जैक्टली मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं इसे अच्छा कहूँ या बुरा कहूँ, क्योंकि एक जन तो रिस्पॉन्ड किया है। तो थैंक्स टू दैट इंडिविजुअल कि जिसने एक्चुअली ये क्वेश्चन जब हम आप लोगों को देते हैं तो ये आप लोगों को एग्ज़ाम नहीं होता है। बेसिकली ये मेरा एग्ज़ाम है कि हम किस लेवल तक आप लोगों को टॉपिक समझा पाए हैं। तो एग्जैक्टली आप लोगों में से एक जन को छोड़ के और किसी ने रिप्लाई नहीं किया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा नहीं लगा। आप लोग अटेम्प्ट किए रहते, गलत होता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग अटेम्प्ट भी नहीं किए। और क्वेश्चन कोई टफ नहीं था, क्वेश्चन कोई टफ नहीं था। हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स ये शॉर्ट नोट्स थे। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स थे। और उसके अलावा जो मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, 10 तो एकदम सिंपल सिंपल, जिसको हम लोग अपने यहाँ बोलते हैं कि हलवा टाइप क्वेश्चंस थे, जिसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते थे, इजीली बता सकते थे। वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोगों को मुश्किल से मतलब आपको अपना नाम, रोल नंबर इंटर करके और वो 10 क्वेश्चन का आंसर देने में, अगर मान लीजिए आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन लिखने लायक समय आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो भी वो 10 क्वेश्चंस को रिप्लाई कर सकते थे। और उस क्वेश्चंस को रिप्लाई करने में आपको मुश्किल से 2 मिनट लगता है या 3 मिनट लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। बट जो भी है, आप लोगों ने रिप्लाई किया या नहीं किया, दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि आप लोग इसको उचित समझे होते तो रिप्लाई करते। बट दैट वाज माय ड्यूटी एंड आई एम डूइंग माय ड्यूटी। उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उस दिन जो क्वेश्चंस हमने ये किया था, आप लोगों को दिया था, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बस। वहाँ पे वहाँ पे एक क्वेश्चन था, सेंसेशन एज इफ, सेंसेशन एज इफ इज रिटन बाई। ये सेंसेशन एज इफ एक रेपर्टरी है, ये एक प्यूरिटन रेपर्टरी है जो कि एच ए रॉबर्ट्स ने लिखा है। तो सेंसेशन एज इफ इज रिटन बाई एच ए रॉबर्ट्स। सेंसेशन एज इफ, ये किसने लिखा है? एच ए रॉबर्ट्स। एक और सेंसेशन एज इफ है जो कि आप लोगों को खुद फिर से खोजिएगा कि दूसरा एक सेंसेशन एज इफ है, वो किसने लिखा है। ये सेंसेशन एज इफ लिखा हुआ है एच ए रॉबर्ट्स के द्वारा। आई थिंक आप लोगों को ये जानना चाहिए था, बट ठीक है, इसको आप लोग कह सकते हैं एक टफ क्वेश्चन है, बट उतना भी टफ नहीं है। आप लोग गूगल यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो गूगल में एक बार सेंसेशन एज इफ इज रिटन बाई देख लिए रहते। ठीक है, तो वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, मेडिसिन मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड इन केस ऑफ इंडिस्पोजिशन। इंडिस्पोजिशन के केस में कौन सा मेडिसिन दिया जाता है? तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन में भी, ठीक है, कि जब इंडिस्पोजिशन होता है तो पेशेंट को क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जो उसका डाइट एंड रेजिमेंट है उसमें स्लाइट अल्टरेशन कर दीजिएगा, स्लाइट अल्टरेशन कीजिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। इसमें 3 चॉइसेस थे, अनमेडिसिनल पाउडर, प्लेसिबो एंड स्लाइट अल्टरेशन ऑफ डाइट एंड रेजिमेंट। ऑब्वियसली ये तीनों चीज़ किया जाता है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा आपको बोदर कर रहा है, परेशान कर रहा है, और वहाँ आपको कोई इंडिविजुअली फीचर नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली आप प्रिस्क्रिप्शन इंडिविजुअलाइजिंग फीचर्स के साथ ही करिएगा। तो आप क्या कीजिएगा? सिंपल प्लेसिबो दे दीजिएगा। तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। सेकेंड बेस्ट रेमेडी में भी वही चीज़ है, वहाँ चॉइस है आपके पास। सेकेंड बेस्ट रेमेडी क्या है? तो प्लेसिबो है, ऑन मेडिसिनल पाउडर है, सैक्रम लैक्टिस है, ऑल ऑफ द अबव है, सब एक ही उसका सिनोनिमस है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं। क्योर मीन्स, क्योर का मतलब क्या होता है? रेस्टोरेशन ऑफ हेल्दी ससेप्टिबिलिटी। यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हम लोग इसके बारे में 2-2 क्लास
बिफोर लॉकडाउन डिस्कस कर चुके हैं। तो क्योर का मतलब रेस्टोरेशन ऑफ हेल्दी ससेप्टिबिलिटी। बाई हैनीमैन क्या बोले हैं, बाई क्योर आई मीन रिकवरी अनडिस्टर्ब्ड आफ्टर सफरिंग। ये चीज़ मैं आप लोगों के क्लास में बोल चुका हूँ, तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज एबिलिटी टू रिसीव स्टिमुलाई इज एबिलिटी टू रिसीव स्टिमुलाई एंड रिएक्ट अकॉर्डिंगली ससेप्टिबिलिटी है, और कुछ नहीं है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट फेवरेबल ऑब्जर्वेशन in case of chronic diseases। मोस्ट फेवरेबल ऑब्जर्वेशन कौन सा है? ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन 3 या 4 में आपको सोचना है, अपना माइंड यूज कीजिए। एग्रावेशन हो रहा है अगर मेडिसिन देने के बाद, ऑब्वियसली एग्रावेशन हो गया, और अगर वो एग्रावेशन बहुत कम समय के लिए हो रहा है, तो ये सिग्निफाई कर रहा है कि ये जो केस है, ऑब्वियसली इसमें एक होम्योपैथिक एग्रावेशन हुआ है और ये क्योर की तरफ जा रहा है। बट अगर एग्रावेशन नहीं हो रहा है, नो एग्रावेशन एंड रिकवरी ऑफ द पेशेंट अगर हो रहा है, तो वहाँ पर आपके मन में ऑलवेज एक डाउट रहेगा, एक कन्फ्यूजन रहेगा कि यहाँ पे एग्रावेशन नहीं हुआ था, तो जो मैंने मेडिसिन दिया था वेदर इट वाज होम्योपैथिक, क्या ये सही में होम्योपैथिक मेडिसिन था? क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन देंगे तो उसको होम्योपैथिक एग्रावेशन होना चाहिए। अगर होम्योपैथिक एग्रावेशन नहीं हो रहा है तो ये मेडिसिन होम्योपैथिक है, इस पर ऑलवेज डाउट रहेगा। सो क्रॉनिक डिजीज के क्रॉनिक डिजीज के केस में हम लोग ऑलवेज चाहते हैं कि थर्ड ऑब्जर्वेशन मिले, क्योंकि एक छोटा सा एग्रावेशन, होम्योपैथिक एग्रावेशन हमारे जीवन को, हमारे माइंड को, हमारे कंफर्ट को एज ए फिजिशियन एकदम निश्चिंत कर देता है हमको कि यस, हमने जो मेडिसिन दिया है इट वाज होम्योपैथिक एंड इट हैज वर्क होम्योपैथिकली। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन था। होम्योपैथिक मेडिसिन का मतलब सिम्टम सिमिलरिटी से समझिएगा, ऐसा नहीं कि होम्योपैथिक फार्मेसी के रूल से बना के और उसको जो बेचा गया है, आई मीन SBL या WSI या रेकविक अगर बनाया हुआ है या हैप्को बनाया हुआ है तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन है। नो, कोई भी मेडिसिन होम्योपैथिक होता है सिम्टम सिमिलरिटी से। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्रॉनिक डिजीजेज में मतलब एक फिजिशियन के नज़रिए से दी बेस्ट ऑब्जर्वेशन है, और आइडियल क्यूर में एग्रावेशन कुछ नहीं होना चाहिए, इसीलिए फोर्थ ऑब्जर्वेशन को आइडियल क्यूर कहा जाता है। क्लियर? कैन 12 ऑब्जर्वेशन किस लिए दिया गया है? ऑब्वियसली प्रोग्नोसिस को मॉनिटर करने के लिए दिया गया है। ठीक है, जो चैप्टर है केंट में, उसका नाम ही है प्रोग्नोसिस आफ्टर इन द एक्शन ऑफ द मेडिसिन। सो केंट 12 ऑब्जर्वेशन प्रोग्नोसिस के लिए दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर केंट का द सिक है, एंड 6th एडिशन में ऑब्वियसली वाइटल प्रिंसिपल कहा गया है। मैं वाइटल फोर्स नहीं, वाइटल प्रिंसिपल जानना चाह रहा था, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद 2 शॉर्ट नोट्स से हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, ऑब्वियसली एफोरिज्म 3। क्या है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर? तो द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज शॉर्टेस्ट। क्या है द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर? क्या है जो क्योर होना चाहिए? वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए, शॉर्टेस्ट क्योर होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, और कंप्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए। तो जो हम लोगों ने एफोरिज्म 2 में आप लोगों से डिस्कस किया था, ठीक है, जो एफोरिज्म 2 में हम लोगों ने डिस्कस किया था, कभी सर लोगों ने डिस्कस किया होगा, आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया है, या केंट का जो ये चैप्टर है हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर, इसमें जो डिस्कस किया गया है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे नोट करना है। सबसे पहले आपको एफोरिज्म 2 लिखना पड़ेगा, जहाँ पे लिखा हुआ है द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ एंड रिमूवल और एनहिलेशन ऑफ द डिजीज इन इट्स whole extent in the shortest, most reliable, most harmless way on easily comprehensible principles। So highest ideal of cure में ये सारी चीज़ें होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, मोस्ट हार्मलेस होना चाहिए, और इजीली
कंप्रिहेंसिबल प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए। इजीली कंप्रिहेंसिबल प्रिंसिपल क्या है? जिसको आसानी से समझा जा सके, जिसको आसानी से समझाया जा सके और जिसको आसानी से यूज किया जा सके। तो ऐसे दो ही प्रिंसिपल्स हैं, या तो ये लॉ ऑफ सिमिलिया हो सकता है या लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया हो सकता है। ठीक है, लॉ ऑफ सिमिलिया का यूज कहाँ करना है और लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया का यूज कहाँ करना है, ये ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में अच्छी तरह से दिया गया है। एफोरिम 67 फुटनोट में जाइएगा तो वहाँ लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया में एंटीपैथी का कहाँ यूज करना है ये दिया हुआ है, अदर सब जगह होम्योपैथी यूज करना है। ये दोनों लॉ हिपोक्रेट्स ने दिया था। ऑब्वियसली हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर में ये सारी चीज़ें आना चाहिए। ये शॉर्टेस्ट होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, हार्मलेस होना चाहिए। ठीक है, हार्मलेस होना चाहिए, इजीली कंप्रिहेंसिबल प्रिंसिपल पर बेस्ड होना चाहिए, और यहाँ डिजीज का एनहिलेशन हो जाना चाहिए। एनहिलेशन का मतलब, डिजीज के एनहिलेशन का मतलब री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्दी ससेप्टिबिलिटी। हेल्दी ससेप्टिबिलिटी आपका जब तक रीस्टोर नहीं हुआ आपका क्योर नहीं हुआ। आप बारिश में भीगे, सर्दी खांसी बुखार हुआ, आपने पैरासीटामोल लिया या कोई एंटीबायोटिक लिया या कोई एंटी एलर्जिक लिया, आपका फीवर ठीक हो गया, बट नेक्स्ट टाइम जब भी आप फिर बारिश में हल्का सा भीगिएगा फिर आपको ये होगा। बट जब हम बात क्योर का करते हैं तो यहाँ पे जो एबनॉर्मल रिएक्शन करने का टेंडेंसी है, हल्का सा बारिश में भीगे और ये हो गया, ये आपका ठीक कर देता है, करना है। तो इसको कहते हैं रेस्टोरेशन ऑफ हेल्दी ससेप्टिबिलिटी। ये हो गया आप लोगों का फर्स्ट शॉर्ट नोट। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए था। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं रिप्लाई किए हैं। आई थिंक मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, तो ये दोनों शॉर्ट नोट्स एटलीस्ट आप लोग एक बार बुक से पढ़ के और रिप्लाई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स से 47 में लिखा गया है। ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम क्या है? टोटलिटी ऑफ सिम्टम बेसिकली डिजीज इन द आई ऑफ फिजिशियन। आपको बाहर से जो वाइटल फोर्स के सीकनेस का एक्सप्रेशन जो दिख रहा है, वाइटल फोर्स के सीकनेस का जो एक्सप्रेशन आप बाहर से देख पा रहे हैं, दैट इज टोटलिटी ऑफ सिम्टम। कैसे, क्या बोले हैं एफोरिज्म 7 में? एफोरिज्म 7 में बोले हैं कि जब आप डिजीज के पिक्चर से, आई मीन पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज से सिम्टम्स जो कि मैनिफेस्ट, एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज के चलते हैं, यानी कि जो कॉजा एक ऑक्टेजेनेलिस के चलते जो सिम्टम्स है उसको हटा देते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली एक कीप डिजीज में, और एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस के चलते जो भी सिम्टम्स हैं वो क्रॉनिक डिजीज में हटा रहे हैं। तो उसके बाद जो बच रहा है, एक सिम्टम बच रहा है, आधा सिम्टम बच रहा है, 2 सिम्टम बच रहा है, वही जो है वाइटल फोर्स के सीकनेस का एक्सप्रेशन है, और वही टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है। ठीक है, तो अंडरलाइन किया हुआ है एफोरिज्म 7 में, ऑलरेडी आप लोगों को इटैलिक्स में लिखा गया है कि आउटवार्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ इंटरनल इसेंस ऑफ द डिजीज, दैट इज ऑफ द इफेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। यही है टोटलिटी ऑफ सिम्टम का डिफिनेशन, न इससे ज्यादा न इससे कम। पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज में से एक्सेसरी सर्कमस्टांसेस एंड मैनिफेस्ट, एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज के चलते जो भी सिम्टम्स आ रहा है उसको हटा दिए, जो भी बचा वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है। उसी टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स पे बेस्ड होके हमको प्रेस्क्रिप्शन करना है। यही टोटलिटी ऑफ सिम्टम बताता है कि सीकनेस क्या है, वाइटल फोर्स का एग्जैक्ट सीकनेस का को एग्जैक्टली डिफाइन करता है टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो ये सब सिंपल क्वेश्चंस थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग बताइएगा, बट एनीवे एटलीस्ट ये दोनों क्वेश्चंस को आप लोग एक बार सॉल्व करके ये कीजिए। थैंक यू।